हेलो। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हम्म। बताओ भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स भी किए थे ना उसके। क्वेश्चन भी दिए थे क्या कुछ? नहीं। हाँ। 1.8 में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग फैक्टर। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि अगर हमने लिखा डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इनटू 2, या आपने मिरर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवाइडिंग फैक्टर्स। तो ये आपके एग्जैक्ट नंबर होते हैं, मतलब इनकी जो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट होंगी। क्यों? क्योंकि हम इसको 2 को हम 2 लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं, 2.000 लिख सकते हैं, इस तरह से। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडिंग फैक्टर होंगे वो प्योर नंबर एक तरह से होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं। तो उनकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। ये था पॉइंट हमारा। राइट। अब क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा था? केवल एक क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? पढ़े जरा 1.8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8। आपका नाम क्या है बच्चे? अथर्व। आप एक बार नाम दोबारा बताइएगा। गुरमीत। स्पेलिंग्स बोलिए। GUNNM। गुनमी। गुनमी। मैं पूरे साल फिर गलत ही नाम मुझे याद रहेगा, लिख हो जाएगा। गुनमी। आपका? दिव्या। कशिका। ओके, देखिए जरा ये क्वेश्चन देखिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, इस पहले की क्लासेस नहीं ली तो ना समझ में आए। जो आपका पार्ट ए है ये तो बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। कह रहा आपको उसने एक धागा दिया है और स्केल जो नॉर्मल स्केल हमारा होता है वो दिया है। तो उसके जो धागे की आप जो है डायमीटर कैसे बताओगे, ये पूछा हुआ है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का है। हमने क्या करना है कि धागे को, जो आपका स्केल है ना, उस पे आप इसकी वाइंडिंग करिए, ऐसे लपेटिए। जब हम वाइंडिंग करेंगे तो बस हम ये ध्यान रखेंगे कि जो उसके टर्न्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को टच करें। टाइट वाइंडिंग करनी है हमें। राइट। कैसे मैं कह रहा हूं? ये मान लीजिए कि आपका मीटर स्केल है।
यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, ये आपका जाके 100 सेंटीमीटर पर खत्म हुआ, 1 2 3 4 इस तरह से। अब आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर आपको लगता है बहुत कम है, आप 2 ले लीजिए, 2 भी आपको कम लग रहा है, आप 3 ले लीजिए, 3 भी कम लग रहा है, आप 4 ले लीजिए। आइडियल क्या है कि मैं चलिए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं। अब 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप क्या करिए, धागे की ऐसे ऐसे वाइंडिंग करिए, इस तरह से बिल्कुल टच कराते हुए, ठीक है, लूप्स बना दीजिए। और ये लूप्स जो है, ये नंबर ऑफ टन्स काउंट कर लो कितने हैं। मान लीजिए कि हमने ये इसमें 100 टन्स लगाए हैं, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक मान लीजिए। तो 100 टन्स जो है कितना है? 4 सेंटीमीटर। 100 टन्स कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 1 टर्न कितना होगा? 4/100, 0.04 सेंटीमीटर, एक टर्न। अब एक टर्न की जो थिकनेस है वो कितनी होगी? आजकल नवरात्र चल रहे, सभी लोगों ने बांधा होगा, ऐसे टर्न किए हुए ना हमने। तो अब आप ऐसे सोचिए कि ये जो धागा है आपका, इसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या होगी? उसका डायमीटर ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? डायमीटर जो आपका धागा है, ये मान लीजिए धागा है आपका, देख नहीं रहा, ये वायर मान लो धागा है आपका, तो इसकी जो थिकनेस है उसका डायमीटर होगा। तो आपकी इसकी एक टर्न की वैल्यू कितनी आई? 0.04 सेंटीमीटर, वही उसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ टन्स हमें पता नहीं है, तो हम इसको n एज्यूम कर लेंगे। लिखिए इसका सॉल्यूशन, लिखिए 1.8 पार्ट ए, 1.8 पार्ट ए। We will bound given thread on a fixed length, of meter scale, all the turns of winding must be close to each other, count the number of turns in fixed length. In the paragraph, diameter of thread is equal to fixed length of thread is equal to fixed length divided by number of turns, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये स्क्रू गेज से रिलेटेड है, उसका जो आपका लीस्ट काउंट होता है उससे रिलेटेड है। अथर्व पढ़िएगा बच्चे, बी पार्ट। अथर्व नाम है ना आपका? हाँ पढ़िए।
यहां पे देखिए क्या बात कर रहा है, पिच आपको गिवन है, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल गिवन है, ये क्या होता है मैं बता रहा हूं अभी आपको। और ये बात कर रहा है स्क्रू गेज की एक्यूरेसी से। जो स्क्रू गेज होता है आपका, ये आप एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब आप देखेंगे, उसमें आपके दो तरह के स्केल होते हैं। एक फिक्स्ड स्केल होता है रॉड जैसा, उस पर डिविजन्स बने होते हैं, उसको हम मेन स्केल बोलते हैं। दूसरा उसके ऊपर रोटेट करता है आपका, वो सर्कुलर स्केल होता है जो लिख रहे हैं यहाँ पे, जो इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, उसको कई बार वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं ना, तो उससे आपका कनेक्टेड होता है, आपका बोल्ट नट कनेक्टेड होता है, जिसको हम टेक्निकली स्टड बोलते हैं। तो आप नट समझ लो। तो जब आप उसको घुमाओगे तो वो नट आगे बढ़ेगा, आगे की ओर मूव करेगा, वो आपको दिखेगा। तो एक रोटेशन करने पे सर्कुलर स्केल को, वो जो नट आपका स्टड है वो कितना आगे मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं पिच। राइट, पिच इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्टड इन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। राइट, फिर जो सर्कुलर स्केल है उस पे डिविजन्स बने होते हैं जो हम घुमा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो आपके नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है। अब जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। किस पर? लीस्ट काउंट पे। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिखिए जरा सभी लोग। जिन्होंने लिखा हुआ पहले वो ना लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो लिखें। लीस्ट काउंट of an instrument least count of an instrument is smallest measurement that can be taken by instrument। change the paragraph। accuracy of instrument depends on least count। depends on least count। smaller least count means greater accuracy। ठीक है, स्मॉलर लीस्ट काउंट मींस ग्रेटर एक्यूरेसी। लीस्ट काउंट जितना कम होगा इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि लीस्ट काउंट कम होने का मतलब है वो बहुत छोटी से छोटी वैल्यू को अच्छे से मेजर कर सकता है, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अब सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट का अलग अलग फार्मूला होता है। जो हमारे सामने स्क्रू गेज है, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं क्या है। लीस्ट काउंट को शॉर्ट में एलसी बोलते हैं। एलसी ऑफ स्क्रू गेज, फार्मूला लिख लीजिए। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब आप यहां से इस फार्मूले से देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा होंगे तो लीस्ट काउंट कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, रेसिप्रोकल है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा, लीस्ट काउंट कम। और अभी मैंने फिर आपको लिखा है कि लीस्ट काउंट अगर कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। राइट, तो लिखिए जरा इसके बाद।
if number of divisions will be more, if number of divisions will be more, least count of screw gauge will be less. Least count of screw gauge will be less, which means its accuracy will be more, which means its accuracy will be more. जितना कम लीस्ट काउंट होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, और लीस्ट काउंट आपका डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डिविजन्स पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपके नंबर ऑफ डिविजन ज्यादा होंगे, लीस्ट काउंट कम होगा। तो ये तो जो बात हुई ये आपकी थ्योरी की बात हुई, थ्योरेटिकली हमें ये दिख रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाएंगे तो लीस्ट काउंट कम होगा, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसने यही पूछा था कि अगर हम इंक्रीज कर दें, अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स, तो क्या एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी? तो थ्योरेटिकली तो हमें लग रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज होता नहीं है एक्चुअल में। नहीं तो भी बहुत ही आसान काम है, हमने वही इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, उसका हम सर्कुलर स्केल निकालें और उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दें, एक्यूरेसी क्या बढ़ जाएगी जब इंस्ट्रूमेंट वही है? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि जो आपका जब आप नंबर ऑफ डिविजन्स चेंज करोगे, या जो आपका लीस्ट काउंट है, ये जो आपको सामने फैक्टर दिख रहे हैं ये तो दिख ही रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें चेंज हो जाएंगे जैसे जब नंबर ऑफ डिविजन्स चेंज करेंगे। जैसे कि जब आप नंबर ऑफ डिविजन्स चेंज करोगे तो उनके बीच का गैप इतना कम हो जाएगा कि आप उसकी करेक्टली रीडिंग ही नहीं ले पाओगे। जब आप रीडिंग ही सही से नहीं ले पाओगे तो आपकी जो है एक्यूरेसी अपने आप जो है कम हो गई। इसी तरह से आपके इन दो फैक्टर्स के अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका जो है एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ये तो एक लीस्ट काउंट से की हेल्प से एक्यूरेसी बताने का तरीका है। तो प्रैक्टिकली ये नहीं होता, थ्योरेटिकली ये होता है। तो हम आंसर में यही चीज लिखेंगे, लिख दीजिए थ्योरेटिकली accuracy of screw gauge will increase when number of divisions are increased. When number of divisions are increased. But practically it is not possible. It is not possible because accuracy also depends on other factors. Because accuracy also depends on other factors. Accuracy also depends on other factors. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। गुरमीत पढ़िए बच्चे। अगेन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें अगेन कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगता है। जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, 9th-10th में एक्सपेरिमेंट्स किए थे आप लोगों ने? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। केमिस्ट्री में था, बायो में था, केमिस्ट्री में भी नहीं था कोई एक्सपेरिमेंट। लैब कोई में थी नहीं कुछ भी है? थी क्या थी? ग्लास लैब का वो जो रिफ्रैक्शन वाला। हाँ चले, कोई भी एक्सपेरिमेंट है मान लीजिए, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और रीडिंग्स लेते हो तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लोगे, एक्यूरेट आंसर आएगा। इसीलिए आपसे जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो टीचर आपको ये बोलता है, ऑब्जर्वर ये बोलता है कि भाई आप कम से कम 4 रीडिंग निकालो, 5 रीडिंग निकालो, है ना। टेबल हम बनाते हैं,
टेबल में फिर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी रीडिंग्स लिखते हैं। फिर उन सबका हम एवरेज लेते हैं। जो हमारी एवरेज वैल्यू आती है हम कह देते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है ना। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जब आप रीडिंग ले रहे हो तो हो सकता है कि फर्स्ट वाली में आपकी एक्यूरेट आ गई, सेकंड वाले में थोड़ी सी ज्यादा आ गई, थर्ड वाले में कम आ गई, फिर फोर्थ में आपकी ज्यादा आ गई, फिफ्थ में कम आ गई। तो आपकी जो एरर है, एरर आपकी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ज्यादा का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस हो गई। तो जब आप एवरेज निकालोगे ना तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे आपकी क्या है कि एरर जो है मिनिमाइज्ड हो जाती है जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो जितने एक तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, मान लीजिए सारे कैंसिल ना भी हो, तब भी जब आप डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो वो एवरेज वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी ना पहले से। मान लीजिए आपके 3 नंबर हैं 2, 4, 6, ठीक है। इनको आपने प्लस किया तो आप क्या है 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 4। तो एवरेज वैल्यू जो आपकी आएगी वो ओवरऑल से कम आएगी। तो जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो एरर हमारी कम हो जाती है। इसलिए जितने ज्यादा आप रिपीटिशंस लोगे एरर उतनी ही कम होगी। प्लस एरर, माइनस एरर, वो सब कैंसिल होकर के एवरेज वैल्यू जो आपकी आएगी एरर की वो बहुत कम एरर आएगी। तो हमारा रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट के समय जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतने रिपीटिशंस करने चाहिए, उतनी ज्यादा रीडिंग लेनी चाहिए। तो बस यहां पे यही आपका है कि कह रहा है 5 की जगह हमने 100 मेजरमेंट लिए, क्यों लिए होंगे? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा आप रिपीटिशन करोगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि एरर उतनी ही कम हो जाएगी। बस ये लिख लीजिए, यही पॉइंट लिख लीजिए। इफ in an experiment number of observations are more, error will be less, and hence result will be more accurate, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। therefore 100 measurements will give more reliable estimate. 100 measurements will give more reliable estimate. ठीक है। और कुछ तो नहीं था डाउट कोई? लास्ट क्लास में जो हमने किया उसमें से किसी का कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी? लास्ट क्लास में हमने जो किया था दैट वाज अबाउट सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और फिर उसके रूल्स ये किए थे हमने। तो बहुत फटाफट मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, डिजिट्स जो होती हैं, वो आपका ये होती है कि किसी भी आप मेजरमेंट को जब लिख रहे हो तो उसमें आपकी मीनिंगफुल डिजिट्स कितनी है वो हमारी होती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे कि हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट में स्क्रू गेज से, वर्नियर कैलिपर से, स्केल से हर एक की में रीडिंग अलग अलग होगी। तो स्क्रू गेज नॉर्मल स्केल में डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, स्क्रू गेज में 2 डिजिट, सॉरी वर्नियर कैलिपर्स में 2 डिजिट तक एंड स्क्रू गेज में 3 डिजिट तक। तो उसकी उतनी मेजरमेंट होती है, वो हमारी होती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब स्केल जो आप यूज करते हो उससे अगर आप मेजरमेंट करोगे तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट तक लिखोगे। वर्नियर कैलिपर से लिखोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, स्क्रू गेज से लिखोगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो ये हो गए मीनिंगफुल डिजिट्स, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बाकी इसको कैलकुलेट करने के रूल्स होते हैं, डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, केवल इसलिए है वो आपको ट्रबल नहीं करेगी कभी भी। जो है हमें रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स में क्या होता है कि जितने भी 1 to 9 डिजिट्स हैं
उनको सबको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट के लिए। अगर हमारा बिना डेसिमल वाला नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर, तो उसमें जीरो जो है आपका चाहे एंड में हो चाहे बिल्कुल शुरुआत में हो, बिगनिंग में हो, दोनों में ही वो काउंट नहीं होता होगा सिग्निफिकेंट में। ठीक है, अगर नॉन डेसिमल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर है तो जो एंड वाला है वो काउंट नहीं होगा, बिगनिंग वाला काउंट होगा। ठीक, और बाकी अगर जीरो कभी भी बीच में है तो वो हमेशा काउंट होगा, चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो। इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअल में आपको केवल एक रूल याद रखना है कि डेसिमल नंबर में जो एंड जो बिगनिंग वाला होता है वो काउंट होता है, एंड वाला काउंट कहीं भी नहीं होगा। उससे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूं। इसमें देखिए आज जो लोग जिन लोगों की क्लास है फर्स्ट क्लास, यहां पे देखिए कोई जीरो नहीं है तो सारे काउंट होंगे, 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पे जीरो है लेकिन बीच में है, तो अगर बीच में जीरो होंगे तो वो भी सारे काउंट होंगे, तो 3 4 6 और आपके 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पर अब देखिए डेसिमल नंबर नहीं है, बिना डेसिमल का है, तो जो बाद वाले जीरो हैं वो हमें काउंट नहीं करने हैं। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 2, इसमें 4, इसमें बीच वाला काउंट होगा, एंड वाले काउंट नहीं होंगे, तो 4 and 2 6। डेसिमल नंबर में आपके जो पहले वाले जीरो हैं वो बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, बीच वाले काउंट होंगे और बाद वाले काउंट होंगे। तो यहां पे देखिए सारे आपके जो इधर एंड वाले जीरो हैं ये कोई काउंट नहीं होगा, बीच वाला अगर कोई होगा तो काउंट होगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5, एंड वाले काउंट नहीं होंगे, बीच वाला काउंट होगा। डेसिमल नंबर में जो एंड वाला है वो बिगिनिंग वाला है वो काउंट होगा, एंड वाला काउंट नहीं होता है कहीं पर भी। तो इसमें हो गए 3, इसमें 5 4 5। ठीक है, इस तरह से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखते हैं। राइट, फिर इसके बाद हमारा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम कैसे यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। राइट, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम ये देख लेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कितनी है। देखिए मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं क्योंकि बाकी सब लोग कर चुके हैं, जिनकी आज पहली क्लास है उनको मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं जिसमें आज का लेक्चर आप आगे का समझ में आए। ये जब आप एडमिशन कंफर्म आपका हो जाएगा उसके बाद जितने भी बच्चे लेट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको सबको मैं अलग से क्लास देकर के इसको डिटेल में भी समझाऊंगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद की डिजिट्स काउंट करते हैं केवल, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम टोटल डिजिट्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। अब उसको हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक आंसर लिखो, लेकिन आपके आंसर में डेसिमल के बाद 5 डिजिट आ रही हैं, तो 3 डिजिट आपने कम करनी है ना, छोड़नी है। तो हम कैसे उनको ड्रॉप करेंगे, क्या रूल है, उसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो नेक्स्ट लिखिए सभी लोग, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सभी लोग लिखेंगे राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखिए राउंडिंग ऑफ में हमें केवल यह देखना है कि जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है। तो 1 to 9, 0 to 9 इनफैक्ट जब हम ले रहे हैं, जीरो टू 9 में हमारा जो बीच का डिजिट आएगा वो होगा 5। तो हमें यह देखना है कि जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 के से बड़ी डिजिट है या 5 से छोटी डिजिट है इधर की। अगर 5 से बड़ी डिजिट है तो जब आप उसको ड्रॉप करोगे
तो उसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक छोटी क्लासेस में भी आपने कहीं पे किया होगा। और अगर 5 से छोटी डिजिट है उसको ड्रॉप कर रहे हो तो उसके पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। राइट, सबसे पहला रूल ये लिख लीजिए। नंबर 1, if digit to be dropped is greater than 5, then we add 1 in previous digit. Number 2, if digit to be dropped is less than 5, if digit to be dropped is less than 5, then there is no change. In previous digit. अब आपका जो बचता है वो दैट इज 5। ये तो बहुत इजी था याद रखना। 5 से बड़ी डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो पिछली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। 5 से छोटी डिजिट को ड्रॉप करेंगे, सॉरी, तो 1 ऐड करेंगे। 5 से छोटी डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका जैसे हम एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 2.45678। अब मुझे जो है यहां तक लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है आंसर। तो पहले हम 8 को ड्रॉप करेंगे, तो 8 को ड्रॉप करेंगे तो इसके पहले 7 में 1 ऐड हो जाएगा। हमें यहां तक लाना है आंसर। फिर इस 8 को ड्रॉप करेंगे तो ये भी 5 से बड़ा है, तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 6 + 1 7 हो गया। फिर हम 7 को ड्रॉप करेंगे, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये आपका 1 ऐड हो जाएगा, तो 2.46 फाइनल आंसर आया। अब जरूरी नहीं है कि हम यहां से देखते देखते यहां तक आए। अगर मान लीजिए आपका यही नंबर 5 से ग्रेटर है तो इन सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप यहां पे 1 इंक्रीज कर दो, है ना भाई। आपका मान लीजिए ये 6 था, जब 6 था तो 6 को आप ड्रॉप करोगे तो यहां पे तो 1 इंक्रीज करना ही करना है। तो आप इसको नहीं देखोगे तब भी चलेगा, इसको नहीं देखोगे तब भी चलेगा, सीधा आप 6 को देख लो, लास्ट वाले नंबर को। लेकिन अगर ये 5 से छोटा नंबर है तब आपको एक बार यहां से देखना पड़ेगा कि वो 5 से छोटा नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम डायरेक्ट इसको भी देख सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख लीजिए एग्जांपल में, 2.45678 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.46। आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए, 2.45678 इज इक्वल टू 2.46। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया कि जो ड्रॉप कर रहे हैं, अगर आपका वो छोटा है 5 से, अब यहां पे 6 को ड्रॉप किया हमने, तो ये आपका बन गया 4 4 5 4। अब 4 को ड्रॉप करेंगे तो ये आपका 5 से छोटा है, तो ये रहेगा 2.45। ये भी एग्जांपल लिख लीजिए, 2.4536
हमें 2 डिजिट तक चाहिए, तो 6 को ड्रॉप किया तो ये बन गया 4, फिर जब 4 को ड्रॉप किया तो ये 5 से छोटा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 2.46, यहां पे आंसर आएगा 2.45। ये तो कोई नहीं भूलेगा, ये तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम मैंने बताया कि आएगी 5 पर। 5 के लिए क्या रूल होता है बताया कोई? वैसे छोटी क्लास में जब आपने पढ़ा होगा तब मेरे ख्याल से वहां भी 5 को ड्रॉप करते थे तो 1 ऐड कर देते थे, एम आई राइट? याद है किसी को? ऑड इवन छोटी क्लासेस में बताया गया है? नहीं बताया? किस क्लास में पढ़ा था? कब? मैं पहले की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। वो 11 में पढ़ा है ना। पहले भी हम राउंड ऑफ करते थे 9th या 10th में जो है, तो उसमें हम 5 को जब ड्रॉप करते थे तो सीधा सीधा 1 ऐड कर देते थे। यहां पर अब आपको ये बताया जाएगा कि आप देखेंगे कि जो आपका पहले वाला नंबर है वो ऑड है कि इवन है, ये हमें देखना है, राइट? क्या है बताइए रूल? ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसको हम इस तरह भी कहते हैं, इसको याद करते हैं कि हमें जो 5 के पहले वाला नंबर है उसको हमेशा इवन रखना है, उसको हमेशा इवन रखना है जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे। तो जब वो पहले से इवन है तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो तो इवन बन जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर 3 रूल लिखिए, और मेन बस ये 3rd रूल आपको याद करना है। व्हेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लिखो फिर समझाता हूं। when digit to be dropped when digit to be dropped is 5, then its previous digit will remain unchanged if it is even and it will be increased by 1 if it is odd। तो बस केवल यही वाला रूल याद कर लीजिए, जरा देखे समझिए। एग्जांपल 1 हमने लिया 2.4346, ठीक है, 2.4346। अब मुझे 2 डिजिट तक लिखना है इसको, तो 6 को पहले ड्रॉप किया तो ये बन गया आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा, 6 5 से बड़ा है तो 2.435। अब मुझे इसको 5 को भी ड्रॉप करना है क्योंकि मुझे 2 डिजिट तक आंसर लिखना है। तो अब 5 के पहले वाला नंबर क्या है? ऑड है, 3 है ना, ऑड। तो अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा 2.44। दूसरा एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल मैं इससे मिलता जुलता ही दे रहा हूं, 2.4 646। अब ये ले लो नंबर आप, 2.4646। तो अब मैंने फिर इस 6 को ड्रॉप किया तो 1 इंक्रीज हो गया तो 2.465। अब मैं इस 5 को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसके पहले वाला नंबर इवन है कि ऑड है? ऑड है, 6 हो गए थे। 5 को तो हम ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पहले वाला इवन है, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 2.46। अगर 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं। इसलिए मैंने कहा था इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि हमें उसके पहले वाला नंबर 5 के पहले वाले को हमेशा इवन रखना है। अगर वो इवन है ही पहले से ही तो हमने कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर ऑड है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो भी इवन बन जाएगा। ये चीज ठीक है, राइट? तो अब
इन दोनों चीजों को यूज करके जो हमने अभी सीखा था सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल, और ये इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आएगा आपके, जो भी आपके स्कूल में पहला एग्जाम होगा उसमें जरूर आएगा। तो देखते हैं जरा इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.1, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.1। भावना पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, तो अब आप तो कहेंगे कि ये तो हमने 10th क्लास में किया था, 9th क्लास में एरिया एरिया निकाल देते, तो यहाँ पे हमसे क्यों करवाया जा रहा है? इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि हमने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंड ऑफ सीखना है। तो आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मार खाओगे, क्यूब क्यूब 6a², सारी साइड्स लेंगे ना, ठीक है, तो 6a²। तो आपको साइड पता है 7.203, उससे हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वो मैं आपसे मेहनत नहीं करवाता हूं, हम इसकी हेल्प ले लेते हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि हमें मेन देखना है कि हम राउंड ऑफ या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे यूज करेंगे। देखिए सभी लोग, ये तो आप सब लोग कर लोगे, सरफेस एरिया निकालना है, तो 6a² हुआ आपका ये, 6a² में a की हमने वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डालने के बाद जो हमारा आंसर आया हमने वो लिख लिया। उसके आगे की कहानी समझिए जरा, ये हमारा था 6a², a कितना है 7.203, तो आप पहले क्या करोगे, 7.203 का स्क्वायर करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप एक चीज जरा समझिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2² का मतलब क्या हुआ है मैथ्स में, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है कि मल्टीप्लीकेशन है कि डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन। 2² मतलब 2 × 2, 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो हम उसमें कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन वाला रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें आप टोटल डिजिट देख लो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और जो सबसे कम होंगी आंसर में भी हम वही रखेंगे। ये होता है रूल। आप जितने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन सब में, आप दोनों थे पिछली क्लास में सिग्निफिकेंट वाले में, आई थिंक थे, फिजिक्स, अच्छा वो आपकी, आप थे, आप पिछली फिजिक्स में थे, आप कल एब्सेंट थे। तो स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि आप टोटल डिजिट्स काउंट कर लोगे, जो सबसे कम होगा आंसर में हमें उतना ही रखना है। तो यहां तो आपके लिए आसान काम है। देखिए 7.6a², इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूं, 6 × 7.203 × 7.203। कितने नंबर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3, ठीक है ना, 3 हो रहे हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, जब आप नोट करना, अभी रुक जाओ, पहले समझ लो भावना बच्चे, 1 मिनट। तो जब आप नोट करोगे, जैसे मैंने ये लिखा है, आप भी ऐसे एरो लगा के लिखना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। तो हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इन तीनों में आप देखोगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे देखेंगे अथर्व, अभी मैंने सिखाया था, सारे जितने 1 to 9 है काउंट कर लो, 0 अगर बीच में है तो काउंट कर लो, 0 अगर एंड में है तो काउंट नहीं करो, 0 अगर शुरुआत में है तो काउंट नहीं करो। लेकिन अगर डेसिमल नंबर है तो बाद वाला 0 जो है काउंट कर लोगे, एंड वाला काउंट नहीं करोगे, इधर वाला, ठीक है, पहले वाला कह लीजिए उसको, बिगनिंग वाला। तो यहां पर आपके 0 बीच में है तो वो काउंट होंगे। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1, क्लियर है सभी को, ठीक। इसमें कितनी है, 4, इसमें कितनी है, 4, तो मिनिमम कितनी हुई, 1, तीनों में से सबसे कम कितनी हुई, 1। तो आंसर में भी हमारी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। तो पहले तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, जैसे नॉर्मल हम करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके ये आया,
अब यहां पर आंसर हमको 1 डिजिट तक रखना है। यहीं पर हमारी मिस्टेक होती है, यहीं पर हमारी मिस्टेक होती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम भूल गए, जो एकदम लास्ट रूल था, जिसके बारे में आज अर्नो ने पूछा था और मैंने दोबारा बताया कि अगर कोई नंबर केवल मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर है तो वो हमारा एग्जैक्ट नंबर होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मतलब है कि उसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये फार्मूला आपका क्या है, बोलो, 6a²। तो यहां पे 6 क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है पहले बताइए, मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, वो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसलिए उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो इसकी इनफाइनाइट हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब बताओ कम कितनी हुई, 4। ये मैं जो बता रहा हूं ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। हाँ, ये पहले बताइए, ये समझ में आया कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट होती है, ये रूल है, इसको याद कर लो। तो कोई भी नंबर, जैसे मैंने अभी रेडियस इंटू 2 करके बताया था डायमीटर, तो वैसे ही आपका ये हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ये डेफिनेशन है, ये रूल है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है वो मैंने लिख के भी दिखाया था। हम इसको लिख सकते हैं 6, 6.0, 6.00, 6.000, 6.0000, बढ़ाते जाओ तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। तो अब इसको हमें सोचना नहीं है, बस याद करना है कि कोई भी मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फैक्टर होगा तो उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट। इसकी इनफाइनाइट, इसकी 4, इसकी 4, तो कम कितनी हुई, 4। तो फाइनल आंसर में हमें 4 डिजिट रखनी है। अब जरा देखिए कि कैसे हम करेंगे सॉल्व। आपका क्या करना कि जो 4 रखनी है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, मतलब हमें यहां तक रखना है आंसर, बस इस जगह तक पहले ही अंडरलाइन कर लेना। अब बाकी जो आगे की डिजिट है वो हमें छोड़नी है। अब छोड़ने के लिए सबसे पहले इसके तुरंत बाद वाला देख लो। अगर मैंने बताया वही 5 से बड़ा है तो आगे की मेहनत क्यों करोगे, है ना। तो यही आपका 5 से बड़ा है, 9 है। इसका मतलब जब हम आगे की सारी डिजिट छोड़ेंगे तो आगे वाले से हमारा कोई मतलब ही नहीं, सीधा सीधा 9 देख लो, 9 को ड्रॉप करेंगे 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 311.3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर। अब इसी तरह से जरा हम क्यूब में देखते हैं, जब सॉरी वॉल्यूम में देखते हैं। वॉल्यूम में a क्यूब हो जाएगा, इसमें ना तो कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना कोई डिवाइडिंग फैक्टर है, तो इसमें सीधा सीधा a क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, 3 बार मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा। अब इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4 4 4 4, तो हमें 4 रखनी है, इसका मतलब है। तो यहां पे हम पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर अंडरलाइन कर लो, यहां तक रखना है हमें, 4 रखना है टोटल, इस जगह तक। तो मतलब इस पॉइंट के 7 वाले के बाद की सारी डिजिट्स हमें छोड़नी है। अब छोड़नी है, ये देखो 1 है, ये तो 5 से बहुत छोटा है। मान लीजिए अब ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन क्या आएगी कि आप वहां से चलते हुए आ रहे हो और 1 में मुझे 1 इंक्रीज करना पड़ जाए। हो सकता है ना कि 1 के बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी हो, तो जब उसको छोड़ोगे तो 1 में 1 प्लस करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अभी भी वो 5 से छोटा है, तो इसलिए इसमें भी आपको आगे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर शॉर्टकट में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहीं से चालू करो अपना काम। 4 को ड्रॉप किया, नो चेंज, 5 रहेगा। 5 को ड्रॉप किया, इसके पहले वाला ऑड है, 1 इंक्रीज हो जाएगा, 7 + 1 8। 8 को ड्रॉप किया, 5 से बड़ा है, 4 + 1 5। 5 को अगेन ड्रॉप किया, उसके पहले वाला ऑड है तो 1 + 1 2। 2 को ड्रॉप किया, नो चेंज, 7। अगर आप चाहते ही हैं यहां से करते हुए तो आप वहां से करते हुए आ जाइए। मैंने आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश की थी कि आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो कि आपसे ज्यादा कंडीशन क्या होगी कि 1 में 1 ऐड हो जाएगा ना, तब भी तो वो 5 से छोटा है, तो क्यों इतनी मेहनत हम करें, सीधा हम लिख दें इसको 373.7। इज इट क्लियर। तो मल्टीप्लीकेशन में जो हमने अभी काम किया है, अगर डिवीजन वाला होता तो उसमें भी यही काम करते हैं।
सपोज डिवीजन का मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कह रहा है डेंसिटी निकालो। तो अब वहां भी जब आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखोगे तो सेम रूल लगेगा जो मल्टीप्लीकेशन वाला है। आपने जो नंबर न्यूमरेटर में लिया है वो देख लो, जो नंबर आपने डिनोमिनेटर में लिया वो देख लो, उनकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लो, जो कम होगा स्मॉलर होगा, आंसर में उतना ही रखना है हमें। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल होता है, नोट करिए फटाफट, और ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। हो गया? देखिए ये आ गया ना, मैंने अभी आपको बोला था, राइट? लिख लीजिए एनसीईआरटी एग्जांपल 1.2, एनसीईआरटी एग्जांपल 1.2। तुषार का पढ़िए। राइट? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको गिवन है 5.74, डेंसिटी गिवन है 1.2, डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है 1.2 से 5.74 को डिवाइड करिए, 1.2 मतलब हो गया 12, 5.74 मतलब हो गया 57.4। सही कर रहा हूं? देखिए मेरे ख्याल से ये आपका रिपीटिंग वाला आएगा, है ना? 4.78333 रिपीट होता चला जाएगा फिर आपका ये। तो ये हमारा आया इज इक्वल टू 4.7833 रिपीट हो रहा है आगे, 4.7833 रिपीटिंग। ठीक है, अभी आप बस यहीं पे रुकिए, फिर मैं आगे समझा रहा हूं आपको। अब देखिए 5.74 को हमने 1.2 से डिवाइड किया है। 5.74 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3, और 1.2 में 2, दोनों में छोटा कितना है, स्मॉलर? 2। तो आंसर में हमें 2 रखनी है,
तो 2 का मतलब है इसको अंडरलाइन कर लो, यहां तक रखना है हमें। जब यहां तक रखना है तो इसके आगे के सारे हमें ड्रॉप करने हैं। तो मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया था कि तुरंत बाद वाला देख लो, 8 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसमें 1 इंक्रीज कर दो तो ये देख लीजिए 4.8 आ गया। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, आप बीच में एक ही स्टेप डालिए। अब नोट कर लीजिए। डन। देखिए होमवर्क, होमवर्क सभी लोग करके लेके आएंगे, जितने लोग हो सभी लोग इसको कर सकते हो। पीछे क्लासेस में आपने कुछ नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज 1.1, एक काम करिए 1.1 छोड़ दीजिए अभी ये, क्योंकि पीछे जो मैंने कुछ और पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। 1.1 छोड़ दीजिए, 1.11, 1.12 ये 2 करने हैं। 1.11, 1.12 ये आज के लेक्चर पे बेस्ड है, ये दोनों करके लेके आने। ओके, थैंक यू।